हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग का पिछला जो ज्योग्राफी का वीडियो गया था उसमें हम लोगों ने समझा था कि ब्रह्यात प्रक्रिया क्या होता है, अपरदन क्या होता है और अपक्षय क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नदी क्या होता है। बेसिकली आप लोग नदी के बारे में जानते हैं हल्का फुल्का, तो नदी क्या होता है वैसे हम लोग पूरा देखेंगे, मतलब एक बुक के अकॉर्डिंग, मतलब क्या क्या कहाँ पर क्या स्पेसिफिक नाम दिया जाता है वो सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपना स्क्रीन स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आपको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोग का उम्मीद बैच का खैर इंट्रोडक्शन है, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये वीडियो कौन सा दो नंबर वीडियो वही बताया हुआ है। चलिए फिर हम देखेंगे नदी क्या होता है। ठीक, देख लीजिए नदी ये होता है ना, ऐसा ही दिखता है। अब देखिए नदी होता क्या है। नदी क्या होता है, देखिए हम लोग का नदी किस पे पाया जाता है, पृथ्वी के धरातल पे पाया जाता है। ठीक, तो वैसे ही परिभाषा हमने लिख दिया। क्या लिखा, धरातल पर ढाल के सहारे, धरातल पर ढाल के सहारे बहने वाली जल धारा को हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। अब भैया बोलिएगा आप लोग कि भैया नाला भी तो धरातल पर ही बहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब बहुत अत्यधिक जल की राशि जो जलधारा होती है उसको बोलते हैं। समझिए, देखिए ध्यान से इस परिभाषा को हम समझा दे पहले। देखिए ये क्या हो गया, हम लोग समझ लीजिए धरातल है, तो धरातल है। तो अब क्या होगा, धरातल पर ढाल के सहारे। अब यहाँ पे अगर कहीं आप पानी गिरा देते एक बूंद तो थोड़ा दूरी से तो हिलता है, लेकिन वहाँ से बहते हुए कहीं और नहीं जाता है वो, यानी हल्का फुल्का अगर ढाल रहे तो ये पानी देखिए ये क्या होता है हमारा, बहते हुए चला जाता है। यानी धरातल पर ढाल के सहारे बहने वाली जलधारा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नदी कहते हैं। धरातल पर जलधारा, धरातल पर ढाल के सहारे बहने वाली जलधारा को हम लोग नदी कहते हैं। बात समझ में आया। और वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही जल रहता है उसमें, ठीक है, छोटा मोटा नहीं रहता है, समझे। अब देखिए तो आप लोग समझ गए नदी क्या होता है, धरातल पर ढाल के सहारे बहने वाली जलधारा को हम लोग नदी कहते हैं। अब नदी से रिलेटेड कुछ परिभाषा आता है, कुछ जहाँ वे स्पेसिफिक बुलाया जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा संगम उंगम का नाम सुना होगा आपने, तो वो सब चीज़ों को कहाँ कहाँ क्या बुलाया जाता है वो सब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। ठीक है, ये बीच में डैश नहीं होता है, ठीक है, ये मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे होता है कुछ उद्गम। ठीक है, उद्गम स्थल हम लोग उद्गम स्थल किसको बोलते हैं बाबू, जहाँ से नदी बहना प्रारंभ करती है, जहाँ से नदी बहना स्टार्ट करती है। यानी समझ लीजिए कि कोई एक जैसे ये पहाड़ है, अगर यहाँ से कोई नदी निकल रही है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, उद्गम स्थल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उद्गम स्थल। यहीं से नदी का उदय हुआ, यहीं से नदी निकला, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उद्गम स्थल। तो ये क्या बोला है, जिस स्थान से नदी बहना प्रारंभ करती है वह स्थल उस नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। एग्जाम्पल कौन है बाबू, गंगा कहाँ से निकलता है, गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हिमनद मतलब बर्फ का पहाड़, हिमनद मतलब बर्फ का पहाड़ और कुछ नहीं है। यमुना कहाँ से निकलती है बाबू, यमुनोत्री से, ये भी उत्तराखंड में हमारा स्थित है। समझ में आया आपको, उद्गम स्थल क्या होता है, जहाँ से नदी बहना प्रारंभ करती है, यानी स्टार्ट करती है, जहाँ से नदी का उदय होता है, सीधा समझ लीजिए ऐसे, उसको उद्गम स्थल लोग बोलते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग ये देख लीजिए, एक तो पहाड़ दिखाया, पहाड़ से देखिए नदी निकल रहा है, तो हम लोग इसको क्या, ये क्या हो गया हमारा उद्गम स्थल हो गया। अब देखिए सहायक नदी क्या होता है, सहायक, सहायता करो, तुम मेरी सहायता करो, हेल्प मी, ऐसा कुछ आप लोग बोलते हैं। तो ठीक है, तो वैसे ही सहायक नदी क्या होता है, समझिए कि तो कोई बड़ा नदी बह रहा है, ये कोई बड़ा नदी बह रहा है, इस साइड से कोई क्या हुआ, छोटा सा एक नदी आके इसमें मिल गया, छोटा सा पतला सा नदी आके इसमें मिल गया, तो ये क्या करेगा, इसको बहने में सहायता करेगा। इसकी ये भी क्या होगा, इसका भी जल का वेग रहेगा, वो भी इसको ढकेलेगा, यानी इस बहने में इसको सहायता करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसका क्या है, सहायक नदी है, उसका क्या है, सहायक नदी है। तो वैसे देखिएगा होता है वे छोटी छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलकर उसे बहने में सहायता करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना क्या है हमारी, गंगा नदी की सहायक नदी है। समझ में आइए, जैसे हम लोग का ये यमुना नहीं है, जैसे ये समझिए गंगा होता है हम लोग का, ये बहते हुए जा रहा है, ये देखिए ये पतला सा नदी आया, ये आके इसमें क्या हो गया, मिल गया, और मिलकर बढ़ने में सहायता कर रहा है, तो इसको लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा सहायक नदी है। वैसे हम लोग भारत में क्या पाया जाता है, गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना है। बात समझ में आया। चलिए फिर मिटाइए इसको, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए संगम क्या होता है, संगम यानी मिलन, क्या होता है, मिलन, यानी जहां दो या दो से अधिक नदी एक जगह आकर मिलेगा। समझ कीजिए, ये कोई एक नदी है, ये कोई नदी है, यहीं पे नदी बोल, ये कोई नदी है और यहाँ से इधर से एक नदी आ रही है। ठीक, अब आके ये दोनों एक साथ यहाँ पे मिल के और फिर ऐसे कुछ बहने लगा ये लोग। बात समझ में आता है, इधर से ये आई ये वाली नदी और इधर से ये वाला नदी, और दोनों आके बह के इधर एक साथ मिलने लगे। यानी जहाँ पे आके दोनों नदियाँ मिली है उसी स्थल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्थान को हम लोग संगम बोलते हैं। तो वही क्या बोला जा रहा है, जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ
नदियों का मिलन होता है उस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? उन नदियों का संगम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन है बाबू? प्रयाग और इलाहाबाद, जहाँ पे क्या मिलता है हमारा? गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदी का हमारा मिलन होता है। देखिए यहाँ पे गंगा यमुना को मिलते हुए दिखाया गया है। बस समझ में आपको? यानी संगम क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। समझ में आया? चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए नदी बेसिन क्या होता है, इसको अच्छा समझिएगा आप। नदी बेसिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का नदी है, ये हम लोग क्या है? नदी है। अब इस नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ होंगी तो? हाँ भैया होंगी, ठीक। जैसे सब सहायक नदियाँ बहुत सारी होंगी इसका। अब देखिए, अब जैसे सपोज कीजिए तो ये नदी जो होगा हम लोग का, ये छोटा क्षेत्र में थोड़ी बात है कि घर और बहुत सारा गाँव रहता है, यहाँ पे शहर हो रहता है, ये सब बसा हुआ है। यानी ये वाला इस क्षेत्र को टोटल ये पानी प्रोवाइड कर देगी। यानी इस क्षेत्र को क्या होता है? इस नदी का जल मिलता है, इस क्षेत्र को इस नदी का जल मिलता है। तो नदी बेसिन वही होता है, किसी भी नदी या उसके सहायक नदियों से जिस एरिया को उसका मतलब जल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके मतलब आपके गांव से एक नदी गुजर रही है, एक आपका गांव से एक नदी गुजर रही है, उस नदी से आपके गांव का खेती उती में जा रहा काम आ रहा है, आपका भी पानी मिल रहा है, मतलब आपको गांव को वहाँ से पानी मिल सकता है। तो आपका गांव क्या आ गया? उस नदी बेसिन क्षेत्र में आ गया। तो वैसे ही क्या होता है हमारा, जितना देखिए जैसे एक नदी है, इस नदी को जो अगर इतना दूर पानी मिल रहा है तो ये कंप्लीट क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? उस नदी का बेसिन कहलाएगा, उस नदी का बेसिन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल कौन है बाबू? आप लोग का बुक वैसे दो ही एग्जाम्पल मेंशन कर रहा है। पहला एग्जाम्पल आपको बता रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी नदी बेसिन है। और भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा नदी का बेसिन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा नदी का बेसिन है। यानी इसमें से क्या होता है हमारा भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्र है वहाँ पे किसका पानी प्रोवाइड होता है? यानी किससे पानी प्राप्त होता है? गंगा नदी से। बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर लोग मिसिसिपी देख लेते हैं एक बार क्या है। देखिए ये दिखाया गया हमारा, ये उतना नहीं समझना आपको। समझिए कि जो हमारा अमेरिका का नदी है उसका ही क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में हमारा मिसिसिपी जो नदी है उसी से हम लोग का इतना दूर जल प्रोवाइड हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नदी बेसिन बोल रहे हैं। बात समझ में आया आपको? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोआब या मध्यस्रावी क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा नदी है, ये हमारा नदी है और ये किसका? इस सहायक नदी है, ठीक। ये वाला जो इसका बीच का जो इस क्षेत्र पाया जा रहा है, या बीच का जो उच्च भूमि पाया जा रहा है, जो भूमि पाया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? दोआब या मध्यस्रावी कहते हैं। जैसे देखिए क्या बोला गया हमारा, दो नदियों के मध्य उच्च क्षेत्र जो उन दोनों नदियों को अलग करने का कार्य करती है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, जैसे एक देखिए एक नदी है और यहाँ पे एक नदी है, ये वाला जो हमारा बीच वाला ये क्षेत्रफल है इसको हम क्या बोलेंगे? दोआब बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी दो नदी के बीच में जो जगह पाया जाएगा, जो उच्च भूमि पाया जाएगा, जो दोनों नदियों को अलग करने का कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए मुहाना क्या होता है, ठीक। अब देखिए मुहाना क्या होता है। देखिए क्या होता है, हमारा नदी बहते हुए जाके कहीं ना कहीं तो समुद्र में मिलेगा ही। कोई भी तो नदी, जो भी नदी बहना शुरू करती है या तो बड़ा नदी में मिलेगी, और जब बड़ा नदी में मिलेगी तो बड़ा नदी कहीं ना कहीं जाकर तो समुद्र में मिलना ही है। अब जहाँ पे समुद्र में मिलता है, जहाँ पे वो समुद्र में मिलता है उसी स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मुहाना कहते हैं। सपोज कीजिए कोई हमारा एक नदी है, ये बहते हुए जा रही है, ये बहते हुए जा रही है, ठीक। समझ में आया? अब बहते बहते क्या होगा, अब जाए कहीं ना कहीं तो ये जैसे समुद्र होगा उस समुद्र में गिर जाएगी, उस समुद्र में गिर जाएगी या खाड़ी में गिर जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है हमारा इसको क्या बोला जाता है? मुहाना बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। समझ में आया आपको? चलिए अगर आप वैसे एग्जाम्पल अगर जनरल जानने के लिए, वैसे आप लोग सिलेबस में एग्जाम्पल पूछता नहीं है, अगर जनरल जानने के लिए बोल सकते तो गंगा नदी क्या होता है हमारा? सुंदरवन का, इसका मतलब सुंदरवन का क्षेत्र इसको मुहाना कहा जाता है और जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। वैसे जनरल समझ सकता है और कुछ नहीं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए नदी के बारे में हम लोग इतना तो समझ लिए कि जो होता है नदी में क्या क्या हिस्सा पड़ता है। पूरा एक नदी जब हम लोग शुरुआत करती है वहाँ से कैसे कंप्लीट करती है, ठीक है। एक बार थोड़ा हम रिवाइज करा दें बाकी जो देखिए हम लोगों ने क्या समझा। सबसे पहले कि देखिए ये पहाड़ से हमारा निकला तो इस स्थल को हमने क्या बोल दिया? उद्गम स्थल बोल दिया। फिर हम लोग का ये नदी आगे बढ़ेगा, नदी हमारा आगे बढ़ेगा। फिर इसका हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था? सहायक नदी था। अब सहायक नदी में क्या होता है हमारा? सहायक नदी में समझ लीजिए कोई और नदी इधर से आके हम लोग का एक मिलता तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे? इसको सहायक नदी बोल देंगे। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सहायक नदी, ठीक।
उसके बाद फिर हम लोग का जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग का एक और कहीं नदी कहीं और से आ रहा होगा, जब वो आगे से मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, संगम बोल देंगे। बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक था दोआब था। अगला टॉपिक हमारा क्या था, सॉरी नदी बेसिन है ना। हाँ नदी बेसिन यानी इस नदी से जितना क्षेत्र प्राप्त होगा पानी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसका नदी बेसिन बोल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग का दोआब क्या होगा, ये बीच वाला जो क्षेत्र का भूमि है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दोआब बोल देंगे। और जिस स्थान पे जाकर समुद्र में मिल जाएगी उसे हम लोग क्या कह देंगे, मुहाना कह देंगे, उसे हम लोग मुहाना कह देंगे। कंप्लीट हो गया। बस इतना हम लोग का टोटल नदी के बारे में था। अब यहाँ से आप लोगों ने एक बात तो देखा कि नदी जो बहना शुरुआत करी है वो कहाँ से शुरुआत कर रही है, पहाड़ी से, पहाड़ से निकल रहा था, उसका उद्गम स्थल क्या हो रहा था, पहाड़ी क्षेत्र ही हो रहा था। तो वहाँ से होते हुए वो जो समुद्र तक जा रही है, समुद्र तक जा रही है, यानी उद्गम स्थल से लेकर और जो मुहाना तक का सफ़र होता है उसमें वो किस किस रास्ते से होकर गुजरती है, हमें उससे देखना है। यानी नदी का प्रवाह मार्ग को देखना है, नदी का प्रवाह मार्ग को देखना है। चलिए फिर नदी का प्रवाह मार्ग देखते हैं। नदी का प्रवाह मार्ग क्या होता है, उद्गम से मुहाने तक, उद्गम से मुहाने तक यानी नदी जहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ से वो निकलती है, वहाँ से लेकर मुहाना यानी जहाँ समुद्र में जाकर गिरती है, उद्गम से मुहाने तक के मार्ग को नदी का प्रवाह मार्ग कहा जाता है। नदी का प्रवाह मार्ग कहा जाता है। नदी के प्रवाह मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है हमारा बाबू, पहाड़ी भाग बोलते हैं, या इसी को युवा अवस्था या ऊपरी घाटी बोलते हैं। पहला वाला क्या होता है हमारा पहाड़ी भाग, जिसको हम लोग युवा अवस्था बुलाते हैं या ऊपरी घाटी बुलाते हैं। अभी हम समझा रहे युवा अवस्था और ऊपरी घाटी क्यों कहते हैं। हम लोग पहाड़ी भाग तो हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि नदी कहाँ से निकलती है, पहाड़ी भाग से। बस समझ में आया। दूसरा क्या होता है वो हमारा मैदानी भाग या प्रौढ़ावस्था या मध्य अवस्था। तीसरा क्या होता है हमारा डेल्टाई भाग या वृद्धावस्था या निचली घाटी या निचली घाटी। चलिए हम लोग एक एक देखेंगे, एक एक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किससे बात करेंगे, पहाड़ी भाग पे या युवा अवस्था जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए तो पहाड़ी भाग हम लोग देख लेते हैं। ये जनरल एक डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम को थोड़ा देर बाद समझाते हैं, आपको अभी समझ नहीं आएगा। चलिए अब देखिए पहाड़ी भाग क्या होता है हमारा। नदी आपको देखे कि हम लोग का जो नदी का उद्गम स्थल हो रहा था, जो नदी का उद्गम स्थल हो रहा था, ये समझ के लिए ये कोई पहाड़ है, नदी का उद्गम स्थल। जो पहाड़ अच्छा से बना दे थोड़ा एक तो आप लोग के लिए। चलिए ये समझ के लिए कोई पहाड़ है हमारा। ब्लू से बनाए, चलिए ब्लू से बनाए थे तो आप लोग इसमें ब्लैक रेड है नॉलेज। सपोज कीजिए कोई पहाड़ है, अब यहाँ से ये बर्फ पिघल के मतलब हिमनद पिघल रहा है, उसी से ये नदी बहना शुरू की। अब जब ये नदी बहना शुरू करेगी, ठीक, तो अब ये देखिए यहाँ से अगर नदी निकल रहा है तो ये बहना जब शुरू करेगी तो इसे प्रवाह करके नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्षेत्रफल टोटल क्षेत्र कवर करेगी, यानी पहाड़ी इलाका से जितना देर में वो गुजरेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस अवस्था को पहाड़ी अवस्था बोलते हैं या पहाड़ी भाग बोलते हैं या ऊंच वाली घाटी बोलते हैं, ऊपरी घाटी। देखिए ऊपरी घाटी से होते हुए आया। अब देखिए इस भाग का खासियत क्या होता है, देखिए इस भाग में ढाल बहुत अधिक है, इस भाग में क्या है, ढाल बहुत अधिक है। और उसके बाद यहाँ से तुरंत नदी उद्गम हुआ है, नदी निकला है तो जल की मात्रा भी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। जैसे हम लोग क्या होता है कहीं ऊंचाई से हम लोग पानी गिराते हैं, तो समझिए कि इतना ऊंचा से हम पानी गिराएंगे तो पट से वो नीचे भागेगा, पतला एक मतलब जैसे पतला एक रेखा जैसा बन के नीचे भागेगा, तो ऐसा ही स्थिति रहता है। वो पतला मतलब बहुत मोटा ही रहता है हम लोग की तुलना में। फिर क्या होता है वहाँ से निकलना शुरू करता है तो ये क्या होता है हमारा बहुत तीव्र इसका तेज धार रहता है, यानी बहुत तेज से बहता हुआ और पतला बहता है, ठीक है। तो वही हम लोग क्या बोला जा रहा है, पर्वतीय भाग नदी का उद्गम स्थल होता है। पर्वतीय भाग नदी का उद्गम स्थल होता है। इस भाग में नदी में जल की मात्रा कम होती है, नदी में जल की मात्रा कम होती है, लेकिन पर्वतीय ढाल से प्रवाहित होने के कारण, पर्वतीय ढाल से प्रवाहित होने के कारण नदी तीव्र गति से प्रवाहित होती है, नदी तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जिसके कारण नदी के इस अवस्था को मुख्य रूप से अपर्दन का कार्य करती है। नदी इस अवस्था में मुख्य रूप से अपर्दन मतलब क्या होता है, काटना। अपर्दन मतलब क्या होता है, काटना, पिछले वीडियो में बताए थे। अब सपोजिए जब तीव्र गति से बह रही है तो आसपास में जो भी पत्थर उतर पड़ेगा सब तोड़ के लेके चल जाएगी, समझ में आया। अब देखिए इस अवस्था में नदी क्या करती है, वो हमारा वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वी आकार घाटी अलग टॉपिक में पढ़ना है हमें, वी आकार घाटी क्या होती है, गार्ज के नहीं होती है, यानी हम लोग अभी जनरल समझ लिए कि नदी इस अवस्था में क्या निर्माण करती है। नदी इस अवस्था में वी आकार की घाटी, गॉर्ज, उसके बाद कैनियन, जलप्रपात, जलवर्तिका आदि स्थलकृतियों का निर्माण करती है। अब देखिए एक और बात आता है, ठीक। अब देखिए नदी क्या हो रहा है, ऐसे बहते हुए नीचे जा रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, नदी जो एक कटाव करता है यहाँ पे ना, वो लंबवत रूप से करता है। आपको और अच्छा समझाएं हम। देखिए क्या हमारा पहाड़ है, यहाँ से नदी बहना शुरू की है, ऊंचाई से बहने के कारण इसका क्या होता है, हमारा जल का गति तीव्र है और जल का जो धारा है वो बहुत पतला है, जल की मात्रा कम है।
अब ये जब ऐसे बढ़ता है आगे ना, तो ये क्या करता है हमारा, देखिए ऐसे जो होता है हमारा, ये लंबवत रूप से ज़्यादा कटा हुआ होता है, यानी गहराई में नीचे जाकर ज़मीन को ज़्यादा काटता है। क्यों? क्योंकि अचानक वो स्पीड से नीचे इधर आ रहा है, तो ये क्या करता है हमारा, लंबवत रूप से ज़्यादा कटाव करता है, लंबवत रूप से ज़्यादा कटाव। तो यही बोला जाता है इस अवस्था में नदी लंबवत कटाव करती है, इस अवस्था में नदी लंबवत कटाव करती है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग क्या समझे कि हाँ, ये नदी का क्या होता है हमारा, पहाड़ी भाग पहाड़ से होकर गुजर रहा है। युवा अवस्था क्यों बोलते हैं, देखते हैं। जब मतलब अब समझ सकते हैं आप लोग, जब युवा का एज में रहता है तो हम लोग का सबसे ज़्यादा ताकत रहता है शरीर में, तो इसलिए अभी नदी का सबसे ज़्यादा ताकत कब रहता है, जब पहाड़ी भाग में रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, युवा अवस्था। और ऊपरी घाटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऊंचाई से हो रहा है ये चीज़ घटना, इसलिए हम लोग उसको ऊपरी घाटी बोल रहे हैं, ऊपर पहाड़ों से हो रहा है इसलिए हम लोग इसको ऊपरी घाटी बोल रहे हैं। बस समझ में आया पहला अवस्था इसका। चलिए, फिर हम लोग क्या देखेंगे अब, दूसरा अवस्था। दूसरा अवस्था क्या था हमारा, पूर्ण अवस्था। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है हमारा पहाड़ी भाग से कैसे नदी गुजरती है, बस समझ में आया। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग क्या है नेक्स्ट, मैदानी भाग या पूर्णावस्था, या जिसको हम लोग मध्य घाटी बोलते हैं, जिसको हम लोग मध्य घाटी बोलते हैं। अब देखिए, जब नदी ऐसे, देखिए कहाँ जगह कहीं बचा, इधर कोना में काम चला लीजिए थोड़ा सा। ये सपोज कीजिए पहाड़ रहता है, अब ये पहाड़ के नीचे कहीं तो भूमि रहेगा ऐसे, बात समझ में आया। तो अब देखिए, जब नदी सर इतना अवस्था को हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये जो एरिया है हम लोग का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, पहाड़ी भाग बोल रहे हैं, इसको हम लोग पहाड़ी भाग बोल रहे हैं। समझ में आया। अब जब नदी जैसे बहते हुए यहाँ तक इसका पानी प्रवेश कर चुका होगा, जब यहाँ तक इसका पानी आ चुका होगा, तब तो आगे इधर बढ़ेगा ही। और ये देखिए क्या है हमारा, समतल ज़्यादा पाया जाता है, समतल टाइप का पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदानी भाग बोलते हैं। अब इस भाग में नदी का जल प्रवेश करेगा, इस भाग में नदी का जल प्रवेश करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मैदानी भाग। यानी देखिए, जब हम लोग क्या होता है, युवा अवस्था, यानी जो हमारा पहाड़ी भाग होता है उसको छोड़कर नदी जैसे ही मतलब आगे बढ़ती है, वहाँ से उसका क्या हो जाता है, हमारा मैदानी भाग आरंभ हो जाता है, यानी मैदानी भाग वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए धीरे धीरे पानी आ गया, यहाँ पे ज़्यादा जल की मात्रा हो चुकी होगी, धीरे धीरे आ रहा है ना, यानी जल की मात्रा क्या हो चुकी होगी, ज़्यादा हो चुकी होगी। यहाँ पे क्या होता है, जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बेग क्या होगा बताइए खुद से, तो वहाँ पे ढाल था, यहाँ पे क्या हो रहा है, समतल टाइप का मिलेगा, तो बेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी इस अवस्था में क्या होता है हमारा, ढाल कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से बेग कम हो जाता है, लेकिन जल की मात्रा बढ़ जाती है। बात समझ में आया। और आपको एक और टॉपिक हाँ बता रहे हैं, ठीक है बेटा इसको। चलिए, तो यही बात को उन्होंने कैसे लिखा है, क्या बोल रहा है, नदी के युवावस्था समाप्त होने पर, नदी के युवावस्था समाप्त होने पर नदी का पूर्णावस्था आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जिसके कारण उसकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि ढाल कम हो गया, कम हो जाती है। परंतु इस भाग में नदी के साथ उसकी सहायक नदियाँ का संगम होता है, बताते संगम क्या होता है, जिसके कारण नदी में क्या होता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया आपको, समझ में आप लोग क्या होता है, यानी पर्वतीय और मैदानी भाग में क्या अंतर होता है। पर्वतीय भाग में नदी में क्या रहता है, हमारा गति ज़्यादा रहती है, समझ में आया, और जल की मात्रा कम रहता है। लेकिन मैदानी भाग में क्या होता है, हमारा जल की मात्रा अधिक रहती है और गति कम रहती है। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप लोग, जो पर्वतीय भाग में जब आप लोग देखे थे, पर्वतीय भाग में ये लंबवत रूप से ज़्यादा कटाव कर रहा था, लंबवत रूप से ज़्यादा कटाव हो रहा था, क्योंकि इसमें बेग ज़्यादा था। अब जब पर्वतीय भाग को छोड़ के जैसे ही मैदानी भाग में आएगा, मैदानी भाग में इसका बेग कम हो गया। अब बेग जब कम होगा तो नीचे गहराई में उतना कम काट पाता है, गहराई में नहीं काट पाता है, तो क्या करेगा वो, देखिए किनारा को काटते जाता है, नदी क्या करते जाएगा, वो धीरे धीरे चौड़ा करते जाएगा, धीरे धीरे नदी को चौड़ा करते, क्योंकि किनारा को काटना आसान है ना, क्योंकि बार बार किनारा से टकराएगा, इधर पानी का टकराया, इधर काट लिया, फिर टकराया, ये काट लिया, यानी किनारा को ज़्यादा काटता है और लंबवत रूप से कटाव नहीं करता। तो वही बात यहाँ क्या बोला गया है, इस भाग में नदी लंबवत कटाव ना करके अपने किनारों को काटती है, इस कारण नदी चौड़ी होती जाती है, इस कारण नदी चौड़ी होती है। समझ में आया आपको। अब देखिए, इस भाग में क्या क्या निर्माण करती है हमारी नदी, वो देख लें हम लोग। इस अवस्था में अपर्दन, परिवहन और नीचे पर तीनों कार्य करती है, यानी अपर्दन यानी काटने का भी काम, और परिवहन अपने साथ ढोती भी है, और नीचे पर मतलब ले के जमा भी करती है। अभी समझा रहे इसको अच्छे से, समझ में आया। इस अवस्था में नदी जलोढ़ पंख, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंधन, मिडाड और हम लोग का आदि इत्यादि का निर्माण करती है। समझ में आया। यहाँ पे मिस्टेक प्रिंटिंग है, कुछ हम लोग का एरर हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, जो हम लोग का होता है यहाँ पे, नदी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है, नदी अपर्दन और परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। जो सपोज कीजिए, जो नदी है हम लोग का मैदानी भाग में प्रवेश कर चुका है, नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर चुका है। ये हम लोग का पर्वतीय भाग था, जिसको पर्वतीय भाग को छोड़ के नदी अब क्या हुआ है, हमारे यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश कर चुका है। जब मैदानी भाग में प्रवेश कर चुका होगा, तो आपको पता है, अभी बताया किनारों को ये काटेगा। जब किनारों को काटेगा तो इसमें क्या होगा, अपर्दन का कार्य कर रहा है।
और अपवर्तन का कार्य करने के बाद से जब इसको अब काटेगा तो जब इधर रहेगा वेग इधर ज़्यादा पाया जाएगा, जब इधर हल्का सा मतलब इधर से वेग कम होगा लेकिन इसका इधर कहीं दूर जाने की तुलना में यहाँ पर तो वेग ज़्यादा पाया जाएगा, तो इसको क्या करेगा, बहा के थोड़ा सा आगे लेके जाता है, थोड़ा सा आगे लेके, अब जहाँ नहीं बहा पाता है वहाँ छोड़ देता है, तो इसलिए क्या हो गया, अपवर्तन परिवहन और नीचे पर यानी जमा कर दिया वहाँ पे। बात समझ में आया। अभी आपको फिर एक बार समझाते हैं। समझ के लिए यहाँ से जब नदी के किनारा को काटा तो काटने का काम क्या हो गया, हमारा अपवर्तन हो गया। अपवर्तन करने के बाद जो काटेगा पदार्थ, जो भी मिट्टी उट्टी कंकड़ पत्थर जो भी निकलेगा उसको लेके आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ते बढ़ते वो जाएगा तो एक जगह तक मतलब कितना दूर लेके जा पाएगा उतना दूर जा पाएगा। जब उसका नदी का वेग और कम हो जाएगा तो वहाँ पे वो छोड़ देगा, तो जब छोड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, हमारा नीचे पर हो जाता है। बात समझ में आया। चलिए फिर हम लोग लास्ट अब देखते हैं जिसको हम लोग वृद्धावस्था या डेल्टाई भाग या हम लोग निचली घाटी बोलते हैं। इसको मध्य घाटी क्यों बोलते हैं समझ में आया तो आपको, ठीक है, क्योंकि बीच में पड़ता है ना। देखिए अभी एक और डायग्राम से आपको समझाएंगे ये चीज़। ये समझिए ये पर्वतीय भाग हो गया और यहाँ पे क्या है हमारा मैदानी भाग है, ठीक। और उसके बाद ये क्या होगा, जैसे जिधर खाड़ी उड़ी पड़ता होगा वहीं जिधर जाके समुद्र में उसको गिरना है फाइनल स्टेज में, उधर इसके तुलना में और ढाल होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऊंचा वाला भाग, इसको हम लोग मध्य भाग और इसको क्या बोलते हैं हम लोग निचला भाग बोलते हैं। समझ में आया। चलिए समझ लीजिए एक डायग्राम सभी आपको समझा रहे हैं और अच्छा समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये मैदानी भाग को खैर दिखाया गया हमारा, देख लीजिए अब मैदानी भाग को, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग का डेल्टाई भाग या वृद्धावस्था किसे कहते हैं, डेल्टाई भाग या वृद्धावस्था किसे कहते हैं या निचली घाटी। यह नदी का क्या होता है, हमारा अंतिम भाग होता है। नदी क्या होता है, अंतिम भाग होता है। देखिए जैसे हम लोग का ये पर्वत हो गया हम लोग का, यहाँ से हम लोग का नदी बहना प्रारंभ की, तो ये क्या हो गया, ये पर्वतीय भाग है सब, और पर्वतीय भाग से ये बहते हुए ये मैदानी भाग में पहुँची, ठीक। अब मैदानी भाग में हम लोग अभी पढ़ लेंगे, मैदानी भाग में पहुँची। अब उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो और जो निचला हिस्सा आता है, जहाँ के बाद ये जाके खाड़ी उड़ी में कहीं गिर हो जाएगी, खाड़ी समुद्र में मिल जाएगी, तो ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा निचले वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टाई भाग या वृद्धावस्था। इस अवस्था में क्या हो चुका है भाव, इधर देखो मैदानी भाग में बहुत सारा नदी आके मिला होगा, सहायक नदी, बहुत सारा सहायक नदी मिला होगा और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काटी होंगी अपवर्तित। इस एरिया में देखिए यहाँ पर भी कटाव की होगी, यानी यहाँ पर अपवर्तन का कार्य और मैदानी भाग में भी अपवर्तन का कार्य। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके में बहुत सारा कंकड़ मिट्टी मिला हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड यहाँ आते आते एकदम मतलब बहुत कम हो चुका होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वृद्धावस्था, एकदम बूढ़ा हो चुका है नदी। बात समझ में आया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वृद्धावस्था। तो ये बात हम लोग देखिए क्या बोला है, यह नदी का अंतिम अवस्था होता है। इस भाग में नदी की गति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत क्या हो जाएगा, बहुत सारा मतलब जो भी अपवर्तित पदार्थ है उसमें मिला हुआ है, इससे कम हो जाता है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन जल की मात्रा नदी में बहुत रहती है, क्योंकि सहायक नदी मिलना भी बताए हैं रहती है। इस अवस्था में नदी के मुहाने पर अपने द्वारा लाए गए अवसादों को जमाव करती है, जिसके कारण डेल्टा का आकृति का निर्माण होता है। यानी लाए गए अवसाद जो है, जो भी काटे उठे लाया है, इसको क्या करती है, जमा करने जाती है, जिसकी वजह से हम लोग का डेल्टा निर्माण होता है। डेल्टा का हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, डेल्टा क्या होता है हम लोग का सिलेबस में है भी, ठीक है। तो अभी बस समझिए कि डेल्टा का निर्माण करती है। बात समझ में आया आपको। चलिए जो एक पीछे डायग्राम हम लोग का आया था, वो डायग्राम आपको हम एक दिखाएं, उसका आपको हम समझा दें उसमें क्या होता है हम लोग का। चलिए एक बार हम लोग तीनों नदी का भाग को रिवाइज कर ले। हाँ जस्ट देखिए अब यहाँ पे हम लोग का देखिए यहाँ ये क्या हो गया हमारा का, मतलब समझिए ये पहाड़ रहता हम लोग का, ये पहाड़ रहता। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग का ये सोर्स मान लिया, यानी उद्गम स्थल मान लिया हम लोग। अब यहाँ से जब नदी बहना शुरू किया, ये जो पहला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वतीय भाग। इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वतीय भाग। ये डायग्राम बना के दिखाया जा रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वतीय भाग। और पर्वतीय भाग में क्या आता है, देखिए ढाल अधिक है और नदी देखिए कितना पतला है, नदी पतला है। तो बात समझ में आया। अब नदी पतला रहता है तो नदी पतला की वजह से क्या होगा, इसमें लंबवत रूप से ज़्यादा कटाव करेगा, यहाँ गड्ढा गड्ढा करते करते ही जाएगा। बात समझ में आया। लंबवत रूप से ज़्यादा कटाव करता है और गति इसमें क्या हो गया, जल की मात्रा कम है और ढाल है तो गति ज़्यादा रहेगी पर्वतीय भाग में। उसके बाद जब ये पर्वतीय भाग को छोड़कर जैसे हमारा ये मैदानी भाग में प्रवेश करता है, मैदानी भाग में क्या होता है, हमारा बहुत सारी सहायक नदी आके मिलने लगती हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे देखिए ढाल कम हुआ। अब ढाल कम होने के बाद से क्या होता है हमारा, जब ढाल कम होगा तो हमारा इसमें क्या होता है, गति कम हो जाएगा और जल की मात्रा देखिए इसके तुलना में क्या हो रहा है, ज़्यादा होते जाएगा, नीचे का बढ़ते जाएगा, यहाँ बढ़ गया। उसके लिए क्या होगा, ये हमारा नीचे में नहीं काट पाता ज़्यादा, तो क्या करता है, किनारा को देखिए चौड़ा कर करके नदी को चौड़ा करते जाता है, नदी को चौड़ा करते जाता है। बस समझ में आया। अब जब इस अवस्था में ये चला जाता है, उसके बाद फिर फाइनल जब अवस्था में पहुँचता है इधर, तो इधर क्या होता है, हमारे जल की मात्रा बहुत अत्यधिक हो चुकी होती है और गति एकदम कम हो चुका होता है, गति एकदम कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, जो भी इधर का यहाँ से भी कुछ ना कुछ काटा होगा
और इस एरिया में कुछ ना कुछ काटा होगा, जो यहाँ अपरदित पदार्थ मिट्टी उट्टी सब कंकड़ पत्थर काटा होगा। काटने के बाद क्या होता है, इसमें नदी में बहुत भर चुका है। अब वो जल लेके आके क्या करता है, इधर लगता है वो जमा करने, यानी दिला के सब हम लोग का ये मुहाना के आसपास जमा करने लगता है, जिसकी वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग इसको भाग को डेल्टाई भाग बोलते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम लोग इसको ऊपरी घाटी, इसको मध्य घाटी और इसको निचली घाटी बोल रहे थे, क्योंकि ऐसे ही हम लोग का प्राकृतिक में होता है। और ये आप लोग को इंस्टेंट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि नदी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये बस एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। बात समझ में आया? चलिए, तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा नदी के बारे में हर चीज़, समझ गया? चलिए फिर हम लोग लास्ट पेज पे चले अपना। अब देखिए हम लोग नदी के बारे में हर चीज़ समझ गए। अब हम लोग एक समझेंगे कि नदी का क्या ये भूमिका केवल यही सब है, अपरदन वगैरह में ही है, या नदी का भूमिका कुछ हम लोग का रियल लाइफ में है। ठीक है, चलो चेंज कीजिए। तो ये डेल्टा का पिक्चर ये देखिए, यहाँ पे हम लोग का डेल्टाई भाग जो है इसका पिक्चर दिखाया गया हमें। ठीक है, ये जो डेल्टाई भाग है इसका पिक्चर दिखाया गया। देखिए नदी है, कितना इसमें सब मिट्टी उट्टी भरा हुआ है कि मतलब दिख ही नहीं रहा है। ये सब देखिए पतला पतला काली पानी बचा हुआ है। ये सब डेल्टा का हम लोग बहुत अच्छा समझेंगे डेप्थ में। चलिए अब देखिए, जो हमारा एक नदी होता है वो क्या होता है, हमारा एक साइकिल का काम करता है। साइकिल मतलब एक चक्र का काम करता है, जल चक्र में ये सहायक होता है। ये समझ कीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक हम लोग बादल बना दे, थोड़ा सा अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा। ये हमारा मस्त वाला बादल है। अब देखिए जब इधर बारिश होगा तो ये ऐसा थोड़ी है कि हमारा जाके एक ही जगह केवल बारिश होगा, पूरा हर जगह एक मतलब एक क्षेत्र में बारिश होगा। अब बारिश में होने के बाद से देखिए अब क्या होता है, जैसा हमारा अब सपोज कर लीजिए जैसे हम लोग का ये जहाँ समुद्र रहता है वहाँ का तो पानी फिर उबारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सूख जाता है। लेकिन जैसे हम लोग का जो गली मुहल्ला हो गया, हम लोग का एरिया उरिया हो गया, उसमें जो होता है उसमें क्या होता है, इधर उधर पानी कहीं रह गया, उस सब पानी क्या होता है धीरे धीरे बह बह के नाले के सहारे आके किसी नदी में मिलता है, और किसी नदी से फिर क्या होता है वो समुद्र में पहुंच जाता है, तो जिसकी वजह से फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। अब बोलिए कि भैया इधर भी तो हो सकता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इधर क्या होता है वो इधर उतना नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं कहीं सरफेस क्लोज रहता है, कहीं खुला रहता है, मतलब उस समुद्र में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए समुद्र में पहुंचना ज़रूरी है। उसमें पहुंचाने का काम सबसे बढ़िया कौन करता है? नदी करता है। अगर नदी ना हो तो मतलब आधा पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा हम लोग का। बात समझ में आया? तो गंदा वंदा हो जाएगा। ठीक है, समझे? चलिए फिर हम लोग देखिए उसी की बात को कैसे लिखा हुआ है। नदियाँ धरातल पर ना केवल अपरदन का प्रमुख कारक है, अपरदन का प्रमुख कारक है, बल्कि नदी मिटा दे इसको पहले हम लोग। ठीक है, बल्कि नदियों को विश्व का प्राणशक्ति कहा जाता है। नदी तंत्र धाराओं को जोड़ने वाला एक जाल होता है। नदी तंत्र धाराओं को जोड़ने वाला एक जाल होता है, जिसके द्वारा घनीभूत होकर धरातल पर गिरने वाला जल एकत्रित होने के बाद सागर तक ले जाया जाता है। जल जीवन का आधार है। जल की प्राप्ति जीवों को जल चक्र द्वारा होती है। समुद्र का जल जो अस्वीकृत होता है उसका 89% भाग वर्षा के माध्यम से समुद्र में वापस आना। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत कौन है? नदियाँ है। नदियाँ वर्षा के जल को उन सभी भागों से जिन्हें धरातल सोख नहीं पाता है तथा वाष्पीकर्षित नहीं हो पाता है, उससे बहाकर सागर तक पहुंचा देती है। इसलिए इस जल चक्र का मतलब नदियों का जल चक्र का बहुत बड़ा हाथ है। समझ में आया आपको? यानी देखिए क्या हो रहा है हमारे कंप्लीटली समझने का आप ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए समझिए। एक जो हमारा एक एरिया हो गया, ये सब गांव है कुछ, यहाँ पे अब बारिश हुई, यहाँ पर भी बारिश हुआ। अब यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे पानी सब क्या होगा इधर उधर कहीं लगा हुआ है। अब उन सब हिस्सा को अब कैसे समुद्र में पहुँचाया कैसे जाता है? तो क्या होता है हमारे नाले वाले के सहारे से नदी में जाकर मिलता है, और नदी से क्या होता है बहते बहते समुद्र में जाकर मिल जाता है, और समुद्र में क्या होता है हमारा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यानी एक कंप्लीट साइकिल करता है। ये क्या होता है हमारा एक कंप्लीट साइकिल को करता है। वाष्पोत्सर्जन से फिर बारिश होता है, ये चीज़ चलते रहता है। अगर इसमें नदियाँ ना भूमिका निभाए तो मतलब बहुत पानी बर्बाद हो जाएगा, और सर हमारा पानी बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? चलिए हमको लग रहा समझ में आ गया होगा आपका। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो ऐसा आज कुछ है नहीं है, वो खत्म हो गया ही था। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा नदी का कार्य क्या है। ये देखिए उसी साइकिल को दिखाया गया, जैसे समझ लीजिए। ये सब देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये सब हिस्सा कुछ हिस्सा वाष्पोत्सर्जित हो गया, लेकिन ये सब नदी के सहारे देखिए क्या हो रहा है। ये सब हम लोग का पतला पतला नदी के सहारे सब क्या हो रहा है हमारा आके ये फाइनली समुद्र में मिल जाएगा, और समुद्र से आसानी से वाष्पोत्सर्जित होता है, और कुछ नहीं। ठीक, तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम लोग का जो मिटा दे इसको पहले, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो हम लोग देखेंगे नदी का कार्य क्या है। नदी का
कार्य क्या है। अभी तक आज देखिए, आज हम लोगों ने क्या समझा कि नदी जो वहाँ से पर्वतीय भाग से बढ़ना शुरू करती है और जो मुहाना तक जाती है, उसके बीच में का क्या नाम, कहाँ कहाँ क्या उसको बुलाया जाता है, वो सब हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि नदी का जो प्रवाह मार्ग होता है, यानी मुहाना से लेकर उद्गम स्थल से लेके मुहाना तक का जो सफ़र तय होता है, उसमें क्या कहाँ कहाँ कैसे होकर गुजरती है, उसको हम लोगों ने देखा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे नदी का कार्य क्या होता है, नदी का कार्य क्या होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।